नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। अगर गुजरात में हमारा एग्जिट पोल सही है तो वो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। आज हम आपके लिए एक महाविश्लेषण लेकर आए हैं। विश्लेषण इस बात का कि क्या गुजरात का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है। गुजरात में अभी तक का ट्रेंड यह बताता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का लगभग 40% वोट शेयर काट दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को गुजरात में 15 से 20% वोट मिलते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी और अरविंद केजरीवाल तब तक अपना कद इतना बढ़ा लेंगे कि वो मोदी के सामने उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नजर आने लगेंगे। और इसका कारण है केजरीवाल की मुफ्त वाली राजनीति। मुफ्त की यह राजनीति एक ऐसा गुड़ है जिससे सभी जातियां और सभी धर्मों के लोग चिपकना चाहेंगे और यह भारत की राजनीति का एक नया दौर होगा, क्योंकि यह गठजोड़ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को भी शायद पीछे छोड़ देगा। इसके बाद हम एक विश्लेषण कांग्रेस पार्टी का भी करेंगे और आपको बताएंगे कि कांग्रेस को ऐसे समय में केजरीवाल से सीखना चाहिए था और उनकी तरह नए जमाने की राजनीति करनी चाहिए थी, लेकिन वो आज भी पुराने जमाने की राजनीति कर रही है, जिसमें राहुल गांधी कभी तो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर बन जाते हैं और कभी पंडित राहुल गांधी बन जाते हैं। और आखिर में हम आपको यह बताएंगे कि 74 वर्ष के लालू यादव को कैसे उनकी 43 साल की बेटी ने अपनी किडनी देकर एक नया जीवन दान दिया है। यह खबर राजनीति की नहीं है, लालू यादव भले ही नेता हो, मुख्यमंत्री हो, बल्कि यह खबर एक पिता और बेटी के रिश्ते की है जो बहुत पवित्र होता है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जो किया है उससे एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि बेटियां अपने माता पिता का आखिरी दम तक और आखिरी सहारा हमेशा बनी रहती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। कल एमसीडी चुनाव में वोटों की गिनती होगी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में बहुमत की उम्मीद जताई गई है और 149 से 171 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी गदगद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का शुक्रिया कहा। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के काम पर मुहर लगा दी है। उधर बीजेपी ने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज किया है और चुनाव के नतीजे सामने आने तक इंतजार करने की नसीहत दी है। गौरतलब है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी काबिज है। इस बार तीनों एमसीडी का एकीकरण किया गया है और 250 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। कल से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे। संसद के सत्र को लेकर विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ कई दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में विपक्षी पार्टियों ने बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और ईडब्ल्यूएस कोटा पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने एक दिन में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विपक्ष को सत्र के दौरान आवाज उठाने की छूट होनी चाहिए। बैठक में एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर चर्चा की मांग उठाई, जिस पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टोनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। एडीजे कोर्ट ने मामले में दाखिल चार्जशीट के आधार पर आरोप तय कर दिए हैं। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। एक दिन पहले अदालत ने आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। दरअसल आशीष मिश्रा और दूसरे आरोपियों की तरफ से करीब 7 महीने पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन दायर की गई थी। इसमें आरोपी ने कोर्ट से अपने ऊपर लगे आरोपों को हटाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद इसे खारिज कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचते ही कांग्रेस ने राज्य के लिए नया प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब के पूर्व मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्य में कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे। अजय माकन के इस्तीफे के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी का पद खाली पड़ा था। राजस्थान के साथ साथ अगले साल चुनाव वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने नए प्रभारी की नियुक्ति की है। पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई है। शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के अलावा हरियाणा का भी प्रभारी बनाया गया है। शक्ति सिंह गोहिल ने विवेक बंसल की जगह ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में दूसरा दिन है।
अगले 4 दिनों तक यात्रा कोटा में रहेगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर बवाल बढ़ता जा रहा है। बेलगावी में कई संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बसों और ट्रकों पर पत्थर बरसाए तो प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। उधर महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई तेज हो गई। शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को असंवैधानिक सीएम बता दिया। ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर कर्नाटक सरकार से डरने का आरोप भी लगाया। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर भी निशाना साधा। आदित्य ठाकरे के वार पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया और कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि वो गृह मंत्री से भी बात करेंगे। महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर से मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लग जाएगी। मंदिर कैंपस में फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए मंदिर कमेटी ने ये फैसला लिया। यानी अब कोई भी श्रद्धालु अपने साथ मोबाइल नहीं ले जा पाएगा। मंदिर परिसर में किसी के पास मोबाइल मिला तो जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि भस्म आरती में मोबाइल ले जाने की छूट रहेगी। वो इसलिए कि ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले श्रद्धालुओं के टिकट मोबाइल पर जारी होते हैं। उन्हें मंदिर में प्रवेश के पहले मोबाइल पर जारी टिकट की जांच करवानी पड़ती है। 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ब्राजील ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। जीत के बाद ब्राजील के खिलाड़ियों ने सांबा डांस कर जश्न मनाया। ब्राजील की जीत में नेमार ने अहम रोल निभाया। चोट की वजह से 2 मैच गंवाने वाले नेमार ने 13वें मिनट में 1 गोल दागा। टीम ने लगातार 8वीं बार वर्ल्ड कप के टॉप 8 में जगह बनाई है। उसने अब तक कुल 17 बार टॉप 8 में जगह बनाई है। अब ब्राजील का सामना पिछले सीजन के रनर अप क्रोएशिया से होगा। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक तस्वीर से करना चाहते हैं और इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। यह तस्वीर वैसे तो कल की है, जब भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई थी। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर भी बन सकती है। और जिस तरह इसमें अरविंद केजरीवाल बड़ी विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुककर उनका अभिवादन कर रहे हैं, क्या वही अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरकर सामने आ जाएंगे? और इस तस्वीर की ही तरह क्या बाकी के क्षेत्रीय नेता पीछे बैकड्रॉप में चले जाएंगे? यानी दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन फोकस उन पर नहीं है। तो आज ये तस्वीर जो है ये असल में बहुत कुछ कह रही है। केजरीवाल यहां पर विनम्र जरूर दिख रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं इसी तरह प्यार की मीठी मीठी बातें करके। दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली में भी केजरीवाल को इसी तरह की राजनीति के नाम पर वोट मिले हैं, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का जो चुनाव हुआ है जिसका नतीजा कल आने वाला है, दिल्ली में केजरीवाल को सबसे ज्यादा 49% वोट झुग्गी बस्ती में, झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों का मिला। ये वो लोग हैं जिन्हें मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पानी की सुविधा का सीधे तौर पर लाभ मिलता है और अब इन्हें आदत वो हो गई है कि अब ये बिजली और पानी के लिए किसी को बिल देंगे भी नहीं। इसी तरह एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 18 से 50 वर्ष के लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की और इनमें भी जो लोग 26 से 50 साल के आयु के हैं वो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। यानी जो वर्किंग क्लास है, जिस आयु वर्ग के लोग शादीशुदा होते हैं, उन पर परिवारों की जिम्मेदारी होती है, जिन पर घर के तमाम बिल भरने की जिम्मेदारी होती है, लोन की किश्त देने की जिम्मेदारी होती है, उन लोगों का केजरीवाल की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला। इससे यह पता चलता है कि इस एज ग्रुप के लोग दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी से बहुत खुश हैं और वो जाति और धर्म के ऊपर उठकर फ्री बीज के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इससे पहले जब चुनावों का विश्लेषण हुआ करता था और मैं भी ये काम 20-25 साल से कर रहा हूं, तो हम ये हमेशा ये कहते थे कि इस जाति ने इस पार्टी को इतना वोट दिया, इस जाति ने इस पार्टी को इतना वोट दिया, यहां पर उम्मीदवार इस जाति का था इसलिए इसे वोट मिला, यहां पर उम्मीदवार इस धर्म का था इसलिए वोट मिला। धर्म, अलग अलग धर्मों की अलग अलग पार्टियां थीं, अलग अलग जातियों की अलग अलग पार्टियां थीं। फिर ये दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां मिलकर गठबंधन से, आपने देखा होगा जो चुनाव में अलायंस होता था, गठबंधन होता था पार्टियों का, वो जाति के आधार पर होता था।
कि दो पार्टियां मिलकर गठबंधन कर लिया उन्होंने, और उन्हें लगा कि हमारी जो जातियां हैं, जो हमारे कोर वोटर्स हैं, वो एक साथ मिलकर हमें वोट दे देंगे, ऐसे होता था। लेकिन आज हम आपसे जाति की बात ही नहीं कर रहे, आज हम आपसे धर्म की बात ही नहीं कर रहे। आज हम आपसे क्या बात कर रहे हैं? कौन परिवार कितना पैसा कमाता है, कौन व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस बारे में बात हो रही है। मिडिल क्लास में कितने लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास में कितने लोग हैं, जो हमारे देश के कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनका क्या मत है, उनकी क्या राय है, इस पर बात हो रही है। और यही राजनीति का नया युग है भारत में। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झुग्गी झोंपड़ी बस्ती वालों का वोट मिला, और ऐसे लोगों का वोट मिला जो अशिक्षित हैं या जो सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं। वो डेटा यही बता रहा है जो आपके सामने है। देखिए यहां पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर, अगर आप डालें नजर, तो आपको यह आंकड़ा और भी ज्यादा अच्छा नजर आएगा। देखिए, अशिक्षित, आम आदमी पार्टी को 52% वोट मिल रहा है अशिक्षित लोगों का। जो लोग 9वीं पास तक पढ़े हैं उन्हें 47% वोट आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। जो लोग 10वीं पास तक पढ़े हैं, 10वीं पास हैं, 43% दे रहे हैं। और देखिए, जैसे जैसे आप 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पेशेवर तक जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम होता जाएगा। अब अगली लाइन में बीजेपी को देखिए। बीजेपी, अशिक्षित लोग बीजेपी को 28% दे रहे हैं, 9वीं पास 33%, 10वीं पास 35%। लेकिन जैसे ही आप 10वीं पास के ऊपर जाएंगे, 12वीं पास बीजेपी को ज्यादा वोट दे रहा है, 40%, ग्रेजुएट 41%, पोस्ट ग्रेजुएट 41%, और जो पेशेवर हैं यानी प्रोफेशनल्स, वो 51% वोट बीजेपी को दे रहे हैं। तो ये डेटा आपको क्या बता रहा है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस अशिक्षित वर्ग में कौन लोग आते हैं? मजदूर या फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर आते हैं, बहुत सारी गृहिणियां आती हैं, और इनका वोट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ही मिला है। ये टैली आप यहां देख सकते हैं। देखिए कौन कहां वोट दे रहा है। इसमें 43% बेरोजगार उन्हें वोट दे रहे हैं, 46% मजदूर, 44% ऑटो रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर, और 40% स्किल्ड प्रोफेशनल्स ने एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और आप चाहें तो इस बात को एक और आंकड़े से समझ सकते हैं। दिल्ली में ऐसे लोग जिनकी मासिक आमदनी 20,000 रुपए से कम है, एक महीने में जो 20,000 से कम कमाते हैं, ऐसे ज्यादातर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। 20,000 रुपए का मतलब है सालाना 2,40,000 की आमदनी। और इस आय वर्ग में जो लोग आते हैं उनकी गिनती निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में होती है, यानी झुग्गी झोंपड़ी बस्ती में रहने वाले लोग। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 18% वोट मुफ्त बिजली के मुद्दे पर मिले हैं, जबकि 17% वोट केजरीवाल के नाम पर मिले हैं, उनकी छवि पर मिले हैं। 9% वोट सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए, 6% वोट मुफ्त के पानी के लिए, और 4% वोट मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए दिल्ली में उन्हें मिले हैं। जबकि बीजेपी को दिल्ली में सबसे ज्यादा 34% वोट मोदी के नाम पर मिले हैं, 16% वोट विकास के नाम पर मिले हैं। यह है दिल्ली की जनता का फैसला। अलग अलग धर्मों का कॉम्बिनेशन, अलग अलग जातियों का कॉम्बिनेशन। अगर आप वोट बैंक को एक बास्केट की तरह मान लें तो उसमें आपको बहुत सारी जातियां नजर आएंगी, और जातियों के समीकरण बनाकर एक केमिस्ट्री की लैब की तरह हमारे देश के जो नेता हैं वो जातिगत आधार पर अपना फॉर्मूला बनाते थे। कोई मुस्लिम यादव का फॉर्मूला बनाता था, कोई पिछड़ों का फॉर्मूला बनाता था, कोई दलित प्लस प्लस करके फॉर्मूला बनाता था। कुल मिलाकर सब कुछ जाति और धर्म के आधार पर होता था। लेकिन केजरीवाल ने एक नए युग की राजनीति शुरू कर दी है। अब उसमें ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है जिससे सारे धर्म के लोग और सारी जातियों के लोग एक साथ आ जाएं? उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये कौन सा फैक्टर है, ये कौन सा गुण है जिससे हर जाति के लोग चिपकना चाहेंगे, और उसी गुण के आधार पर केजरीवाल लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। असल में गुजरात में अभी तक का ट्रेंड यह है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का लगभग 35 से 40% वोट शेयर काट दिया है। यह हमारे एग्जिट पोल के नतीजों में अभी तक आया है, जो कि एग्जिट पोल है। हो सकता है आगे चलकर जब नतीजे आए तो ये उससे अलग हो, लेकिन आज जो मेरा विश्लेषण है वो एग्जिट पोल के जो इशारे हैं, एग्जिट पोल का जो डेटा है उसके आधार पर है। और अब अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को गुजरात में
15 से 20% वोट भी इस बार मिल जाते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल तब तक अपना राजनीतिक कद इतना बढ़ा लेंगे कि वो मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नजर आने लगेंगे। कांग्रेस आपको पीछे नजर आएगी और इसका कारण है केजरीवाल की मुफ्त वाली राजनीति, जिससे एक नए युग की शुरुआत भारत की राजनीति में हो रही है। मुफ्त की यह राजनीति एक ऐसा गुड़ है जिससे सभी जातियां और सभी धर्मों के लोग चिपक जाएंगे और यह भारत की राजनीति का एक नया दौर होगा, क्योंकि यह गठजोड़ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को भी शायद पीछे छोड़ सकता है। अभी तक बीजेपी ने और मोदी ने राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और विकास के नाम पर जातियों की जो सभी समीकरण थे उनको तोड़ दिया था और तमाम जातियों को एक साथ लेकर आ गए थे। लेकिन अब एक उससे भी बड़ा फॉर्मूला आ रहा है। हमारे देश ने अब तक राजनीति के 3 चरण देखे। अगर आप राजनीति के छात्र हैं तो आप आज इससे समझ सकते हैं, नहीं भी हैं तो भी सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। हमारे देश में राजनीति का पहला युग था कांग्रेस के एक छत्र राज का युग, जिसमें 1951 में जब हमारे यहां पहला चुनाव हुआ था, 51 से लेकर 1977 तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारों का ही हमेशा शासन रहा। कांग्रेस अपनी सरकारों और अपनी पार्टी में सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को बड़े पदों पर जगह देती थी और इसी वजह से वो लगभग 2.5 दशकों तक भारत के एक बहुत बड़े वोट बैंक को इकट्ठा रखने में कामयाब रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस जमाने में विपक्ष तो कहीं था नहीं। कांग्रेस पार्टी तमाम जातियों के नेताओं को, तमाम धर्मों के नेताओं को एक शोकेस में, एक शो पीस की तरह रखा करती थी और देश का जो वोटर है वो उस शोकेस में देखता था कि उसकी जाति का नेता वहां पर रखा हुआ है, उसके धर्म का नेता वहां पर रखा हुआ है और उनके आधार पर ये तमाम जातियां और धर्म के लोग कांग्रेस को वोट देते थे। तो ये था कांग्रेस का एक छत्र राज 1977 तक जो चला। दूसरा युग आया जाति पर आधारित राजनीति का और यह राजनीति शुरू हुई वर्ष 1980 में, जब 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और इसी ने गठबंधन की राजनीति को भी जन्म दिया, क्योंकि भारत में कभी भी कोई पार्टी ऐसी नहीं रही जो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करती हो। इसलिए जातियों को चुनाव में संगठित करने के लिए लगातार गठबंधन बनने शुरू हो गए। और आपको याद होगा वीपी सिंह 1989 में जब आए थे और 1990 में जब उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, उसके बाद से हमारे देश में जो पूरी राजनीति है वो जातिगत राजनीति का दौर सक्रिय रूप से शुरू हो गया था और ये गठबंधन जातियों को जोड़कर वोट का ऐसा फॉर्मूला तैयार करते थे जिनकी मदद से सरकारें भी बन जाती थी। तो ये वो दौर था जब पूरी राजनीति का जो फॉर्मूला था वो अलग अलग छोटी छोटी जातियों के फॉर्मूले के हिसाब से बनता था, वोट बैंक जातियों से बनता था और कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि सारी जातियों के वोट ले सके। इसलिए छोटी छोटी पार्टियां बन गई और इसी के साथ गठबंधन की सरकारों का युग बना। तो आपने देखा होगा 1989 के बाद 2014 तक हमारे देश में लगातार गठबंधन की सरकारें ही बनती रहीं, क्योंकि किसी एक पार्टी में इतना दमखम नहीं था कि वो अपने दम पर मेजॉरिटी ले सके। इसके बाद तीसरा चरण आया जिसमें जातियों को संगठित करने के लिए धर्म को आधार बनाया गया और यह एक ऐसी राजनीति थी जिसने जातियों के बंधन को तोड़ दिया। जो जातियां यानी जो हिंदू वोट बैंक था जो कि 80% था, लेकिन छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था, छोटी छोटी पार्टियों में बटा हुआ था, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां बन चुकी थीं जो अलग अलग छोटे छोटे दलों और छोटे छोटे वर्गों और छोटे छोटी जातियों के आधार पर बनी थी। लेकिन अब इन सब जातियों को इकट्ठा कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा गठजोड़ है फेविकोल जैसा जो तमाम जातियों को एक साथ जोड़ दे और पूरे हिंदू वोट बैंक को एक साथ इकट्ठा करके ले आए और धर्म के नाम पर सभी जातियां एक साथ चुनावों में किसी एक पार्टी को वोट देने लगे? यह फॉर्मूला सबसे पहले बीजेपी लेकर आई, जिसकी शुरुआत 1990 के उस दौर से हुई जब राम मंदिर के लिए बीजेपी ने देश भर में यात्रा निकाली थी। हालांकि इस राजनीति को पहली सफलता मिली मोदी के गुजरात में और अब जिस नई तरह की राजनीति को हम देख रहे हैं वो है पैसे की राजनीति और मुफ्त की राजनीति। यानी अभी तक का जो युग था वो युग राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और विकास के नाम पर मोदी ने सारी जातियों को इकट्ठा कर दिया था। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, गुजरात में भी यही हुआ और जहां जहां बीजेपी मजबूत हुई उसकी मजबूती का कारण यह है, सरकार बनाने का कारण यह है
कि जितनी भी जातियां हैं वो किसी और फैक्टर की वजह से एक साथ आ गई, और वो फैक्टर था हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास की योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स जिन्हें आप कह सकते हैं। यानी अब लोगों को अब जो है एक नया युग आ रहा है, और अब लोगों को संगठित करने के लिए अरविंद केजरीवाल एक नई राजनीति लेकर आए हैं, नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, जिसमें धर्म से भी ऊपर होगा पैसा और मुफ्त की राजनीति। यानी आपको सब कुछ मुफ्त मिलेगा, आपको कोई बिल नहीं देना, आपके कर्जे माफ हो जाएंगे, ये सब। हालांकि ये सब चीजें कांग्रेस भी पहले करती रही है कि उन्होंने कर्जे माफ किए हैं बार बार, और मनरेगा के तहत उन्होंने लोगों को घर बैठे या कुछ मजदूरी देकर एक सुनिश्चित रकम भी उनकी जेब में डाली है, ये पहले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इस इकोनॉमिक्स पर आधारित राजनीति को केजरीवाल ने समझा है, ऐसा किसी ने नहीं समझा। हम सबसे पहले आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी का वोट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने वोटर्स को एकजुट करने के लिए जो फॉर्मूला बनाया था, उसमें पहले नंबर पर है विकास, फिर है स्वयं मोदी, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आज बीजेपी किस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ रही है? देखिए, विकास पर, मोदी खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मोदी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर। यह है बीजेपी का फॉर्मूला, जिसकी वजह से बीजेपी ने सारी जातियों को एकजुट कर दिया, और सारा जो हिंदू वोट बैंक था, बड़ा जो हिंदू वोट बैंक था, जो कि अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था, उसको एक साथ करके ले आए। विकास, मोदी, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स को अब एक नए सिरे से एकजुट करने के लिए नया फॉर्मूला बनाया है। उसमें है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बेरोजगारी भत्ता जो घर बैठे मिलेगा, खुद केजरीवाल की छवि जो उन्होंने इतने वर्षों में मीडिया के जरिए अपनी एक छवि बनाई है, एक आम आदमी की छवि जो कि आम आदमी के जैसा ही दिखता है, स्कूल में जो काम किया है दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिक्स, और इसके साथ ही बदलाव यानी परिवर्तन, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी हमारे देश की जो जनता ऐसी है जिसे सब कुछ मुफ्त में चाहिए, जिसे अपने कर्जों को माफ करवाना है, जिन्हें रोजगार ना भी मिले लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिलता रहे, जो केजरीवाल को अपना हीरो मानते हैं, जिन्हें केजरीवाल के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो बदलाव चाहते हैं, जो बीजेपी की राजनीति से थक चुके हैं, वो बदलाव वाले लोग अब कहां जाएंगे? क्या वो कांग्रेस के पास जाएंगे? जवाब है नहीं। जो भी व्यक्ति बदलाव चाहता है, अब वो केजरीवाल के बारे में जरूर सोचेगा। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने इस फॉर्मूले में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को भी छोड़ा नहीं है, बल्कि जोड़ लिया है। यानी ये बीजेपी प्लस 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 का फॉर्मूला है। बीजेपी जो राष्ट्रवाद का फॉर्मूला दे रही है, उसे भी केजरीवाल ने अपने इस फॉर्मूले में डाल लिया है। हिंदुत्व के पक्ष में भी केजरीवाल लगातार रहते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बिल्कुल नहीं जोड़ते हैं। यानी जो बीजेपी का कोर वोटर है, उसे उन्होंने लिया, उस कोर वोटर को कुछ और चीजें मुफ्त में दी, उसका कर्जा माफ किया, बेरोजगारी भत्ता दिया, घर बैठे और पैसा दिया, और फिर उसे अपनी तरफ ले लिया। और वो सिर्फ लोगों को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नहीं दे रहे, बल्कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ साथ पैसा और मुफ्त की योजनाएं भी दे रहे हैं। अब भला मुफ्त के पैसे को कौन मना करेगा? चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, घर में आया पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, और कोई चीज मुफ्त में मिल जाए ये भी किसी को बुरी नहीं लगती। फिर क्या धर्म और क्या जाति? अब तक हमारे देश में जब भी राजनीति की बात होती थी, यही कहा जाता था कि भारत में इतने हिंदू और इतने मुसलमान हैं, ये कैलकुलेशन होता था। लेकिन अब जो नई राजनीति अरविंद केजरीवाल लेकर आ रहे हैं, उसमें यह नहीं कहा जाएगा कि चुनाव में किस जाति के और किस धर्म के कितने वोटर्स हैं, बल्कि अब यह देखा जाएगा कि उस चुनाव में लोअर मिडिल क्लास के कितने वोटर्स हैं, मिडिल क्लास के कितने वोटर्स हैं, जिन्हें पैसे की आवश्यकता होगी, जिनके मंथली बजट में अगर आपने उन्हें थोड़ा सा भी उनका बिल माफ कर दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। अगर थोड़ा सा भी 1000-2000 रुपया भी उनके अगर जेब में आ गया, ये उनके लिए एक बड़ी बात होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इस समय 140 करोड़ की आबादी में 116 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास यानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में आते हैं। लोअर मिडिल क्लास का मतलब उन लोगों से है जिनकी सालाना आमदनी 60,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक होती है, जबकि मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आमदनी 3 से 6 लाख रुपए तक होती है। भारत में अभी लगभग 6.5 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, और एक तरह से देखें तो भारत की कुल
123 करोड़ की आबादी सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाती है। और ये वो लोग हैं जिन पर मुफ्त की राजनीति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये वो वोटर्स हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल की नजर है। यानी ये सबसे बड़ा वोटर्स का चंक है, 123 करोड़ का। और इनकी जो जाति है वो असली वो जाति नहीं है जिसमें इन्होंने जन्म लिया है। इनका धर्म वो धर्म नहीं है जिसे ये फॉलो करते हैं। इनकी जाति है लोअर मिडिल क्लास। इनकी जाति का नाम है मिडिल क्लास। इनके धर्म का नाम है लोअर मिडिल क्लास। इनके धर्म का नाम है मिडिल क्लास। ये नई जाति है और ये नया धर्म है। असल में सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि उसका मासिक खर्च किस तरह से कम हो सकता है। और जब कोई पार्टी उसे मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त इलाज, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और सभी जाति और धर्मों के लोग इसके जरिए संगठित हो जाते हैं। यानी ये लोग मुफ्त की योजनाओं का लाभ लेते समय अपना धर्म और जाति नहीं देखते। भारत की मौजूदा जनसंख्या 140 करोड़ है, जिनमें 112 करोड़ हिंदू हैं। और आज अगर कोई पार्टी इन 112 करोड़ हिंदुओं को धर्म के नाम पर संगठित कर भी ले, पहली बात तो यह कि यह असंभव है, क्योंकि ये 112 करोड़ जो लोग हैं ये अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। ये कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। लेकिन अगर एक साथ आ भी जाएं तो उसके पास इतना बड़ा वोट बैंक नहीं होगा जितना केजरीवाल के पास है। क्योंकि अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में आने वाले इन 123 करोड़ लोगों को मुफ्त का लाभ देकर संगठित करने की कोशिश की जाए तो इसमें कामयाबी मिलने की पूरी संभावना है। और अरविंद केजरीवाल इसी संभावना के तहत अपने नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनका सपना है राष्ट्रीय नेता बनने का। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने विकास, राष्ट्रवाद, आतंकवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर वोटर्स को संगठित किया, लेकिन केजरीवाल ने वोटर्स को संगठित करने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला है, जिसमें पैसा भी है, मुफ्त बिजली पानी की सुविधाएं भी हैं। और यह फॉर्मूला आम आदमी पार्टी को 2024 तक राष्ट्रीय पार्टी बना सकता है। अब राष्ट्रीय पार्टी होती क्या है, जरा यह भी देख लीजिए। चुनाव आयोग के मुताबिक जिस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 6% से ज्यादा वोट मिलते हैं और इन राज्यों में वो पार्टी 4 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहती है, तो ऐसी पार्टी को नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी मान लिया जाता है। फिलहाल देश में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी के पास 6% से ज्यादा वोट हैं। दिल्ली में उसके पास है 53% वोट, पंजाब में उसके पास है 42% वोट। अब अगर गुजरात में केजरीवाल को 20% वोट मिल जाते हैं तो उसके पास 3 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां उसके पास 6% से ज्यादा वोट शेयर है। और इसके बाद उसे 2024 से पहले एक और राज्य चाहिए होगा जहां वो 6% से ज्यादा वोट हासिल कर सके और फिर उसे संवैधानिक रूप से नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। 2024 से पहले देश के 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 10 विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें हरियाणा, छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी के पास लगभग 1% वोट शेयर पहले से है। और अगर वो इन राज्यों के चुनावों में भी फ्रीबीज का कार्ड खेलती है, मुफ्त की राजनीति का कार्ड खेलती है, तो मुमकिन है कि इन दोनों राज्यों में कम से कम एक में उसका वोट शेयर 6% के पार चला जाए और आम आदमी पार्टी 2024 से पहले ही एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाए और केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेता बन जाए, जो उनका सपना है। केजरीवाल के इस फॉर्मूले को आज आप एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। अब डेटा देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, एग्जिट पोल के डेटा जो आया है वो ये बताता है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 23% वोट 18 से 25 साल के युवाओं का मिल रहा है। तो देखिए, सबसे ज्यादा 23% 18 से 25 साल के युवाओं का। और ये वो आयु वर्ग है जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, छात्र हैं और बेरोजगार युवा भी शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों में 21% लोग 36 से 50 वर्ष के भी हो सकते हैं। और यह वो आयु वर्ग है जिसकी गिनती वर्किंग क्लास में होती है, नौकरी पेशा लोग, और जिस पर बिजली और दूसरे बिल भरने की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बैंक से लोन लेने की जिम्मेदारी होती है, लोन चुकाने की जिम्मेदारी होती है। यानी एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो गुजरात में केजरीवाल को या तो इन बेरोजगार युवाओं का अच्छा वोट मिला है, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की,
या उस उम्र के लोगों का वोट मिल रहा है जो अलग अलग बिल्स के और लोन्स के बोझ में अभी मरे जा रहे हैं। तो ये गुजरात की बात है। शिक्षा के आधार पर देखें तो आम आदमी पार्टी को गुजरात में सबसे ज्यादा 22% वोट ऐसे लोगों से मिले हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी ये वो लोग हैं जो पढ़ लिखने के बाद नौकरी जरूर करेंगे या नौकरी ढूंढ रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी, यानी वो जो मुफ्त की घोषणाएं थी वो काम कर रही हैं गुजरात में। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में सबसे ज्यादा बेरोजगारों और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के वोट मिले हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स का यहां पर मतलब है इलेक्ट्रिशियंस जो बिजली का काम करते हैं, प्लम्बर्स, गाइड, पंडित, टेक्नीशियंस और कारपेंटर जैसे लोग, यानी इन लोगों ने गुजरात में अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है। लेकिन इन लोगों का वोट केजरीवाल को ही क्यों मिला, अब ये देखिए। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को गुजरात में सबसे ज्यादा 32% वोट इसलिए मिले क्योंकि उसने चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान किए थे। जैसे उसने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया, महिलाओं को जिनमें गृहिणियां सबसे ज्यादा हैं उन्हें हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की। और यही वजह है कि उसे इन घोषणाओं पर सबसे ज्यादा 32% वोट मिले। इसके अलावा 25% वोट उसे परिवर्तन यानी चेंज के नाम पर मिले, यानी वो लोग जो बीजेपी को बदलना चाहते हैं, और 21% वोट उसे महंगाई के मुद्दे पर भी मिले हैं। ये आपको हम ये बता रहे हैं कि गुजरात में किन मुद्दों पर गुजरात की जनता ने केजरीवाल को वोट डाला है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने इस समय आ रहे हैं। जबकि बीजेपी को गुजरात में सबसे ज्यादा 41% वोट विकास के नाम पर मिला, 19% वोट मोदी के नाम पर मिला, 8% वोट सरकारी योजनाओं के नाम पर और 4% वोट हिंदुत्व के नाम पर मिला। ये एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े ये बात बताते हैं। तो ये मोदी का फॉर्मूला है, देखिए, विकास, मोदी की अपनी छवि, पसंदीदा पार्टी यानी ये जो लॉयल वोटर्स होते हैं किसी पार्टी के, सरकारी योजनाएं जिसे वो वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं, और हिंदुत्व। ये बीजेपी के वोट का ब्रेकअप है गुजरात के बाद। तो ये हमने आपको बताया कि अगर गुजरात का ये आंकड़ा सही आता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2024 का भी एक ट्रेलर हो सकता है। अब गुजरात के बाद आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली में भी केजरीवाल को इसी तरह की राजनीति के नाम पर वोट मिले हैं, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का जो चुनाव हुआ है जिसका नतीजा कल आने वाला है। दिल्ली में केजरीवाल को सबसे ज्यादा 49% वोट झुग्गी बस्ती में, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों का मिला। ये वो लोग हैं जिन्हें मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पानी की सुविधा का सीधे तौर पर लाभ मिलता है, और अब इन्हें आदत वो हो गई है कि अब ये बिजली और पानी के लिए किसी को बिल देंगे भी नहीं। इसी तरह एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 18 से 50 वर्ष के लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की, और इनमें भी जो लोग 26 से 50 साल के आयु के हैं वो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। यानी जो वर्किंग क्लास है, जिस आयु वर्ग के लोग शादीशुदा होते हैं, उन पर परिवारों की जिम्मेदारी होती है, जिन पर घर के तमाम बिल भरने की जिम्मेदारी होती है, लोन की किश्त देने की जिम्मेदारी होती है, उन लोगों का केजरीवाल की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला। इससे यह पता चलता है कि इस एज ग्रुप के लोग दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी से बहुत खुश हैं, और वो जाति और धर्म के ऊपर उठकर फ्री बीज के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इससे पहले जब चुनावों का विश्लेषण हुआ करता था, और मैं भी ये काम 20-25 साल से कर रहा हूं, तो हम ये हमेशा ये कहते थे कि इस जाति ने इस पार्टी को इतना वोट दिया, इस जाति ने इस पार्टी को इतना वोट दिया, यहां पर उम्मीदवार इस जाति का था इसलिए इसे वोट मिला, यहां पर उम्मीदवार इस धर्म का था इसलिए वोट मिला। धर्म, अलग अलग धर्मों की अलग अलग पार्टियां थीं, अलग अलग जातियों की अलग अलग पार्टियां थीं। फिर ये दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां मिलकर गठबंधन से, आपने देखा होगा जो चुनाव में अलायंस होता था, गठबंधन होता था पार्टियों का, वो जाति के आधार पर होता था कि दो पार्टियां मिलकर गठबंधन कर लिया उन्होंने, और उन्हें लगा कि हमारी जो जातियां हैं, जो हमारे कोर वोटर्स हैं, वो एक साथ मिलकर हमें वोट दे देंगे, ऐसे होता था। लेकिन आज हम आपसे जाति की बात ही नहीं कर रहे, आज हम आपसे धर्म की बात ही नहीं कर रहे। आज हम आपसे क्या बात कर रहे हैं? कौन परिवार कितना पैसा कमाता है, कौन व्यक्ति कितना पैसा कमाता है,
किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस बारे में बात हो रही है। मिडिल क्लास में कितने लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास में कितने लोग हैं, जो हमारे देश के कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनका क्या मत है, उनकी क्या राय है, इस पर बात हो रही है। और यही राजनीति का नया युग है भारत में। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झुग्गी झोंपड़ी बस्ती वालों का वोट मिला, और ऐसे लोगों का वोट मिला जो अशिक्षित हैं या जो सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं। वो डेटा यही बता रहा है जो आपके सामने है। देखिए यहां पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर, अगर आप डालें नजर, तो आपको यह आंकड़ा और भी ज्यादा अच्छा नजर आएगा। देखिए, अशिक्षित, आम आदमी पार्टी को 52% वोट मिल रहा है अशिक्षित लोगों का। जो लोग 9वीं पास तक पढ़े हैं उन्हें 47% वोट आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। जो लोग 10वीं पास तक पढ़े हैं, 10वीं पास हैं, 43% दे रहे हैं। और देखिए, जैसे जैसे आप 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पेशेवर तक जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम होता जाएगा। अब अगली लाइन में बीजेपी को देखिए। बीजेपी, अशिक्षित लोग बीजेपी को 28% दे रहे हैं। 9वीं पास 33%, 10वीं पास 35%। लेकिन जैसे ही आप 10वीं पास के ऊपर जाएंगे, 12वीं पास बीजेपी को ज्यादा वोट दे रहा है, 40%, ग्रेजुएट 41%, पोस्ट ग्रेजुएट 41%, और जो पेशेवर हैं यानी प्रोफेशनल्स, वो 51% वोट बीजेपी को दे रहे हैं। तो यह डेटा आपको क्या बता रहा है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस अशिक्षित वर्ग में कौन लोग आते हैं? मजदूर या फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर आते हैं, बहुत सारी गृहिणियां आती हैं, और इनका वोट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ही मिला है। यह टैली आप यहां देख सकते हैं। देखिए कौन कहां वोट दे रहा है। इसमें 43% बेरोजगार उन्हें वोट दे रहे हैं, 46% मजदूर, 44% ऑटो रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर, और 40% स्किल्ड प्रोफेशनल्स ने एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और आप चाहें तो इस बात को एक और आंकड़े से समझ सकते हैं। दिल्ली में ऐसे लोग जिनकी मासिक आमदनी 20,000 रुपए से कम है, एक महीने में जो 20,000 से कम कमाते हैं, ऐसे ज्यादातर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। 20,000 रुपए का मतलब है सालाना 2,40,000 की आमदनी। और इस आय वर्ग में जो लोग आते हैं उनकी गिनती निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में होती है, यानी झुग्गी झोंपड़ी बस्ती में रहने वाले लोग। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 18% वोट मुफ्त बिजली के मुद्दे पर मिले हैं, जबकि 17% वोट केजरीवाल के नाम पर मिले हैं, उनकी छवि पर मिले हैं। 9% वोट सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए, 6% वोट मुफ्त के पानी के लिए, और 4% वोट मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए दिल्ली में उन्हें मिले। जबकि बीजेपी को दिल्ली में सबसे ज्यादा 34% वोट मोदी के नाम पर मिले हैं, 16% वोट विकास के नाम पर मिले हैं। यह है दिल्ली की जनता का फैसला। मुफ्त की यह जो राजनीति है, यह भारत के आम लोगों के लिए एक इकोनॉमिक इंसेंटिव लेकर आ रही है। यह जो पॉलिटिक्स है, यह इकोनॉमिक्स पर आधारित है, लेकिन यह बैड इकोनॉमिक्स है। क्यों बैड इकोनॉमिक्स है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन यह भी सच है कि इस राजनीति में देश की भलाई छिपी नहीं है। परिवारों की भलाई तो है, लोगों की भलाई तो है, लेकिन क्या देश की भलाई है, क्या समाज की भलाई है? इसका जवाब है नहीं। एक जमाने में वेनेजुएला नाम का एक देश था। वेनेजुएला की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती थी, लेकिन इसके बाद वहां लोगों को मुफ्त की योजनाओं की आदत डाल दी गई, जिससे वहां एक ऐसा आर्थिक संकट हुआ जिससे वेनेजुएला आज तक संघर्ष कर रहा है। और आज वेनेजुएला बहुत गरीब देशों में गिना जाता है। यानी अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देश का एक नया धर्म और नई जाति बनाना चाहते हैं। आपकी जाति क्या है? मिडिल क्लास। आपकी जाति क्या है? लोअर मिडिल क्लास। ये केजरीवाल चाहते हैं, और वो इसके लिए इन वर्गों में आने वाले लोगों को मुफ्त की चीजों का लाभ दे रहे हैं। यानी आपको बिल नहीं देना और आपको इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नौकरी नहीं है, घर बैठे पैसा मिलेगा। कड़वा सच ये है कि यह लाभ भविष्य में देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान कर सकता है। उसके बाद आप ये बात मत करिएगा कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हो गया, हमारा रुपया कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे चला गया। ये सब बातें उसके बाद बेईमानी हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह की जब राजनीति होती है तो फिर आप जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करना फिर हमें छोड़ देना होगा। लेकिन अब ये एक नई जाति और नया धर्म ये बन रहा है। तो इसलिए आज आपको ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल का जो सपना है कि वो
अगला लोकसभा चुनाव एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर लड़ें, वो सपना धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगला जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो केजरीवाल विपक्षी नेता बनने के लिए लड़ेंगे और उससे अगला जो चुनाव होगा उसके 5 साल बाद 2029 में उस चुनाव को केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ेंगे। तो ये एक पूरा रोड मैप है। अब हम एक और विश्लेषण कांग्रेस पार्टी का भी करेंगे, क्योंकि इस पूरे गेम में कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। और वो इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा आज 6 दिसंबर है और आपको याद होगा आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था और हमारे देश में एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई थी, ध्रुवीकरण हो गया था। और उस समय जो हिंदुत्व की जो लहर आई थी, उस हिंदुत्व की लहर ने असल में सारी जातियों को इकट्ठा कर दिया था। ये वो जमाना था जब बीजेपी इस हिंदुत्व की लहर की वजह से थर्ड ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड ऑल्टरनेटिव। देखिए उस जमाने की एक मैगजीन हमने आपके लिए निकाली है। उस जमाने में एक मैगजीन छपती थी जिसका नाम है द इलस्ट्रेटेड वीकली, और ये मैगजीन में जो कवर स्टोरी है और जो कवर तस्वीर आप देख रहे हैं इसके कवर पर, वो यही कहती है, द हिंदू वोट, कैन द बीजेपी इमर्ज एज द थर्ड ऑल्टरनेटिव। और ये समय का चक्र है। थर्ड ऑल्टरनेटिव से होते होते वो पहले नंबर पर आई। हिंदुत्व की जो लहर थी, उस हिंदुत्व की लहर ने, हिंदुत्व के मुद्दे ने, राष्ट्रवाद के मुद्दे ने तमाम जातियों को एक साथ जोड़ दिया और बीजेपी को सीधे 2014 और 2019 में जबरदस्त जीत दिलाई। और ये प्रधानमंत्री मोदी का फॉर्मूला था जो उन्होंने लोगों के सामने रखा था। नए युग में वो भारत को लेकर आए राजनीति के, और अब केजरीवाल उस युग से एक और अगले कदम पर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो जो युग होगा वो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब कांग्रेस कहां खड़ी है देखिए। कांग्रेस को ऐसे समय में केजरीवाल से सीखना चाहिए था और उनकी तरह नए जमाने की राजनीति करनी चाहिए थी। उन्हें भी अपना कोई नया फॉर्मूला निकाल कर लाना चाहिए था, जैसे केजरीवाल ने किया है। लेकिन वो आज भी पुराने जमाने की राजनीति कर रही है, जिसमें राहुल गांधी कभी तो सेक्युलर बन जाते हैं और कभी पंडित राहुल गांधी बन जाते हैं, पंडित नेहरू की तरह। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के 35 से 40% वोट काट सकती है। सोचिए, आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में इतना बड़ा सेंध लगाने में कामयाब हो रही है। और वो भी ऐसे में जब आम आदमी पार्टी का गुजरात से ना लेना ना देना, ना वो गुजरात पहले कभी गए, ना उनका गुजरात से दूर दूर तक कोई संबंध है, तब भी, जबकि कांग्रेस तो गुजरात में हमेशा से रही है। कांग्रेस ने गुजरात में सरकारें बनाई हैं, गुजरात से बड़े बड़े नेता कांग्रेस ने दिए हैं और अभी तक कांग्रेस जो है गुजरात में सबसे बड़ी विपक्षी दल रही है। 2 ही पार्टियां वहां रही हैं अभी तक। ऐसे समय में देश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है और यह बात भी हम आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 28% से ज्यादा था, जो 20 वर्षों बाद 2019 में ऐतिहासिक रूप से घटकर सिर्फ 13% रह गया। आज 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सीटें हैं, यानी कांग्रेस के पास 10% सीटें भी नहीं है। आज भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां एक जमाने में कांग्रेस का एक छत्र राज होता था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता था, लेकिन अब इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों से भी कमजोर है और वो किसी तरह क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर जैसे तैसे अपनी सरकारें वहां चला रही है। जैसे 2013 में दिल्ली में कांग्रेस के पास 25% वोट थे 2013, अब दिल्ली में उसके पास सिर्फ 4.5% वोट बचे हैं। सोचिए, 25% से अब 4.5% वोट बचे हैं दिल्ली में। एक दौर ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिना सरकार बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 2.5% है और यह वोट शेयर क्षेत्रीय पार्टियों से भी बहुत कम है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट शेयर 2011 में 10% था और 2021 के विधानसभा चुनाव में 3% रह गया। इसी तरह 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसे चुनाव में 38% वोट मिले, लेकिन अब पंजाब में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 15% रह गया और यहां भी उसका आधा वोट शेयर, आधे से ज्यादा आम आदमी पार्टी ले गई। यानी सिर्फ 5 वर्षों में कांग्रेस ने 60% से ज्यादा वोट पंजाब में खो दिए और केजरीवाल को दे दिए। तो फिर जो पंजाब में हो रहा है, जो गुजरात में हो रहा है,
क्या आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में भी कांग्रेस के साथ यही करेगी? उसकी जो रणनीति है वो ये है कि उसे हर जगह कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव बनना है। जो उसका रोड मैप है उसमें स्टेप 1 ये है कि कांग्रेस को हटाकर लोग आम आदमी पार्टी को देखने लगे प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर, और फिर अगली बार वो सत्ता पर बैठे। विरोधाभास देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ तो है, जबरदस्त भीड़ है, लेकिन पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल खाली पड़ा है। यानी कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं शायद वो लोग भी कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे। एक तरफ केजरीवाल नई तरह की राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी अब भी बीजेपी को कॉपी करके हर चुनाव से पहले हिंदुत्व के मुद्दे को ही बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने अब एक नया बयान दिया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने जय सिया राम और हे राम जैसे संबोधनों को जय श्री राम में बदल दिया, और बीजेपी ने इसलिए किया ऐसा क्योंकि वो माता सीता को पसंद नहीं करती। आपने सुना है जय सिया राम, सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता नहीं हो सकती है। तो अपने नारे से आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सीता मां को क्यों निकाला है? सीता माता को क्यों निकाला नारे से? वो कभी जय सिया राम नहीं बोलते, सीता को परे कर दिया, और हे राम कभी नहीं बोलते। तो जब भी आपको कोई आरएसएस का व्यक्ति मिले या बीजेपी का व्यक्ति मिले, कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता, आप उनसे कहो पहले हे राम बोलो और फिर जय सिया राम बोलो। मैं यह मानता हूं कि आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा, और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो जिस तरह से केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, असल में सबसे ज्यादा चिंतित राहुल गांधी को होना चाहिए, सबसे ज्यादा चिंतित कांग्रेस पार्टी के नेताओं को होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी आज भी अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पा रही है, और केजरीवाल दूसरी तरफ एक नया मॉडल लेकर आ रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और ये मॉडल ऐसा है जिसमें वो जातियों का जो समीकरण है उसे भी तोड़ देंगे और धर्म के समीकरण को भी वो तोड़ देंगे। ऐसा नया फॉर्मूला लेकर वो आ रहे हैं, लेकिन ये देश की इकोनॉमी के लिए शायद अच्छा नहीं होगा जब तक कि केजरीवाल खुद एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री न बन जाएं, या फिर वो इस बात पर भी ध्यान दें कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बाद भी देश की आर्थिक स्थिति पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि 74 वर्ष के लालू यादव को कैसे उनकी 43 साल की बेटी ने अपनी किडनी देकर एक नया जीवन दान दिया है। आप सब लालू यादव को एक नेता के तौर पर जानते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं, आरजेडी के संस्थापक के तौर पर जानते हैं, उनके राजनीतिक दांव पेच जो वो करते हैं उनके लिए जानते हैं। लेकिन एक पिता के रूप में लालू यादव की यह कहानी आज आपको भावुक भी करेगी और बहुत कुछ बताएगी, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि बेटियां अपने माता पिता का आखिरी दम तक आखिरी सहारा बनी रहती हैं। इसलिए जो आज की खबर है ये हमारे देश की बेटियों के लिए है, ये हमारे देश की महिलाओं के लिए है, और आज की जो खबर है ये पिता और बेटी के रिश्तों पर आधारित खबर है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लालू यादव इस समय सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां 5 दिसंबर को उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ, और परिवार और डॉक्टरों का कहना है कि ये ऑपरेशन सफल रहा और लालू यादव का स्वास्थ्य अब बेहतर है और वो बातचीत भी कर पा रहे हैं। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। देखिए, फर्क इस बात का यह है आज कि लालू यादव की तस्वीर देखते ही, उनका वीडियो देखते ही आपके दिमाग में इससे पहले यही आता था कि लालू यादव अब कोई बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे, कोई बड़ा राजनीतिक बयान देंगे, चुनावों के बारे में कुछ बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। 74 साल के लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की 43 वर्षीय बेटी हैं, जिनका नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य भी इस समय सिंगापुर के उसी अस्पताल में भर्ती हैं जहां लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है। सोचिए
लालू यादव 74 साल के हैं और वो अपने जीवन में एक लंबा समय देख चुके हैं, लेकिन उन्हें किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 43 साल है और अभी उनके सामने उनका आधा जीवन बचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पिता के लिए ये त्याग किया है और ये बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा। और अब वो अपनी पूरी उम्र एक किडनी के आधार पर ही जिंदा रहेंगी। लालू यादव काफी समय से किडनी की बीमारी से संघर्ष कर रहे थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी दोनों किडनी सिर्फ 28% तक ही काम कर पा रही थी, जिसे किडनी फेल्योर की आखिरी स्टेज माना जाता है। और बड़ी बात यह है कि 43 वर्ष की रोहिणी आचार्य ने जब लालू यादव को अपनी एक किडनी डोनेट करने का फैसला किया तो लालू यादव खुद भी इसके खिलाफ थे। लालू यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस उम्र में उनकी बेटी उन्हें जीवित रखने के लिए इतना बड़ा त्याग करे और इसकी वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन रोहिणी आचार्य ने किसी भी तरह अपने पिता लालू यादव को इसके लिए तैयार किया, राजी किया, कन्विंस कर लिया और आज उनकी एक किडनी उनके पिता के शरीर में काम कर रही है। लालू यादव की कुल 9 संतान हैं, जिनमें 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। 7 बेटियों में सबसे बड़ी हैं मीसा भारती और फिर रोहिणी आचार्य उनकी दूसरे नंबर की बेटी है। दिलचस्प बात यह है कि रोहिणी आचार्य पेशे से एक डॉक्टर हैं और अपने पति के साथ वो सिंगापुर में ही रहती हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो वो पढ़ी लिखी भी हैं, एक ऐसे देश में रहती हैं जहां लोगों को बहुत मॉडर्न माना जाता है, आधुनिक ख्यालात का माना जाता है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जो भारतीय संस्कार हैं उसमें पिता और पुत्री का जो संबंध है वो कैसा होता है और उन्होंने अपने इस फैसले से 3 बातें स्पष्ट की। पहली बात, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, बेटियां माता पिता का आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ती, आखिरी दम तक उस रिश्ते को निभाती हैं। और तीसरी बात, पिता का प्यार आपको एक किडनी पर भी जिंदा रहने की ताकत दे सकता है। इसलिए पिता और पुत्री के बीच का जो प्यार है ये भी एक बहुत मजबूत संबंध होता है। और रोहिणी आचार्य ने जब लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया तब उन्होंने ट्विटर पर कुछ बातें लिखी थी जो आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, माता पिता मेरे लिए भगवान है और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पिता ने इस दुनिया में मुझे आवाज दी, जो मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा योगदान भी कोई दे सकती हूं तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। फिर मीसा भारती ने रोहिणी आचार्य की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की जिसमें वो अस्पताल के बेड पर नजर आ रही हैं और परिवार का कहना है कि किडनी डोनर के ऑपरेशन के बाद उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बहुत सारे लोगों को यह खबर आज राजनीतिक लग रही होगी, लेकिन असल में यह खबर एक पिता और पुत्री के प्यार के रिश्ते को दिखाती है और यह कहानी एक पुत्री के त्याग और समर्पण की कहानी है। और आज आपको रोहिणी आचार्य पर बहुत गर्व होना चाहिए। ये जो खबर आज हमने आपको दिखाई है ये असल में भारत की हर बेटी के लिए है, भारत की हर महिला के लिए है। और आज भारत की हर महिला, हर बेटी इस खबर को देखकर प्रसन्न हो रही होगी और बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही होगी। और हर पिता को भी देश के आज इस खबर को उसी अंदाज में देखना चाहिए। तो लालू यादव को आज आप एक नेता की तरह ना देखें, एक पिता की तरह देखें और उनकी पुत्री को यह देखें कि उनकी पुत्री ने अपने पिता के लिए, चाहे उनके जीवन के कितने भी वर्ष अभी और बचे होंगे, लेकिन उसके लिए भी उनकी पुत्री ने दिल खोलकर जो भी कुर्बानी वो दे सकती थी अपने पिता के लिए, जो भी त्याग कर सकती थी, जो कि आज कलयुग के इस जमाने में हमारे अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे कलयुग में इस पुत्री ने अपने पिता के साथ इस संबंध को निभाया है। और अब आज का इतिहास। वर्ष 1992 में आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। अयोध्या में कार सेवकों के एक समूह ने कुछ घंटों के अंदर ही पूरी बाबरी मस्जिद को, उसके जो टूम था उसको गिरा दिया था। और इस घटना के बाद देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क गई थी, जिसमें 1,500 से ज्यादा लोग मारे भी गए थे। वर्ष 1956 में आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। भारत में दलितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने आजादी के बाद भारत के संविधान की रचना की और उनकी मृत्यु के 34 साल बाद उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज जिस बारे में हम बात कर रहे थे आपसे वो ये भी है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर भी हमारे देश में न जाने कितनी पार्टियां बनी हैं,
दलितों के नाम पर भी, उनके उत्थान पर भी हमारे देश में कितनी पार्टियां बनी हैं और दलित के नाम पर आज हमारे देश में बाकायदा राजनीति होती है। और बड़ी बात यह है कि दलितों का उत्थान उसके बाद भी नहीं हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1877 में मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने पहली बार इंसान की आवाज को रिकॉर्ड किया था। उन्होंने जो शब्द रिकॉर्ड किए थे वो थे, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। आगे चलकर यह प्रयोग एक क्रांतिकारी आविष्कार साबित हुआ था। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और असली विजेता पहले खेल जीतने की ख्वाहिश नहीं करता, वो उससे पहले खेल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता है। नमस्कार।